हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में सॉइल इरोजन को लेकर लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए इस सेशन में अच्छे से सॉइल इरोजन क्या होता है एंड सॉइल इरोजन के अलग अलग टाइप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सॉइल इरोजन जो है ना, ये सॉइल की एक बहुत ही प्रमुख समस्याओं में से एक है। सॉइल एरिया में प्लांट्स जब नहीं होने के कारण, प्राकृतिक कारणों के चलते जब सॉइल जो होती है वो खंडित होकर टूट टूट कर बहने लगती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी का टूट टूट कर बह जाना प्राकृतिक कारणों के चलते, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। अब मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तीव्र मूसलाधार बारिश इसका प्रमुख कारण हो सकती है। वनों की कटाई करना भी इसका कारण माना जाता है। झूम कृषि जो होती है वो भी माना जाता है। तीव्र वायु का चलना भी, बहुत तेज हवा चल रही है, वो भी एक रीज़न माना जाता है। इसके अलावा अवैज्ञानिक कृषि भी माना जाते हैं, जैसे अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करना, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, या फिर खुदाई, सड़क निर्माण, बांध को बनाना। ये सब रीज़न जो है वो माने जाते हैं सॉइल इरोजन के। आगे देखिए, सॉइल इरोजन के अलग अलग टाइप हैं, 4 टाइप हैं। चारों को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा, देखिए, स्प्लैश इरोजन, मतलब आसफाल अपरदन। दूसरा होता है हमारा शीट इरोजन, परत अपरदन। तीसरा होता है रिल इरोजन, और चौथा होता है गली इरोजन, मतलब अवनालिका अपरदन। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। स्प्लैश इरोजन की बात करें तो जब वर्षा की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती हैं, तब मिट्टी के कण जो होते हैं, पार्टिकल, वो मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आसफाल इरोजन या फिर स्प्लैश इरोजन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शीट इरोजन की, परत अपरदन। तो यहाँ पर परत की बात हो रही है, ऊपर की। तो मृदा की ऊपरी परत के इरोजन को क्या कहा जाता है? परत इरोजन या फिर शीट इरोजन कहते हैं। ये इरोजन जो होता है समतल भूमि पर मूसलाधार बारिश के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना, सॉइल का दिखना जो है वो कम हो जाता है, और ये बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि मिट्टी की जो सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत होती है वो हट जाती है इसके अंदर। तो मिट्टी की सूक्ष्म परत जो है वो हट जाती है शीट इरोजन में। रिल इरोजन की बात करें तो मूसलाधार वर्षा के कारण जब सॉइल की कमजोर परत का हट जाना और कठोर मृदा में नालियों का बनना क्या कहलाता है? रिल इरोजन कहलाता है। इसमें हमको अलग अलग नालियाँ जो है, छोटी छोटी नालियाँ देखने को मिल जाती हैं। लास्ट में आता है हमारा गली इरोजन, अवनालिका अपरदन। जब सतही जल की मात्रा बढ़ जाती है, ढलानों पर जल का जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धाराएं जो है बहुत चौड़ी हो जाती हैं और अवनालिकाएं मतलब गली में बदल जाती हैं, और आगे जाकर ये बहुत ही बड़े बड़े गड्ढों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि 50 से 100 फीट तक के गहरे गड्ढे। उसी को हम क्या बोलते हैं? गली इरोजन कहते हैं। तो चारों आपको सॉइल के इरोजन के टाइप समझ में आ गए होंगे। स्प्लैश इरोजन में क्या हो रहा है? मिट्टी के कण ऊपर के हट रहे हैं जब वर्षा की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती है तब, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है? ऊपर की जो परत होती है, लेयर होती है, वो हट जाती है, सूक्ष्म लेयर। रिल इरोजन में क्या होता है? छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। और गली इरोजन में क्या होता है? बड़ी बड़ी नालियाँ जो है वो हमको देखने को मिलती है। 50 से 100 फीट तक के गहरे गड्ढे हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गली इरोजन जो है, ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी क्षेत्र में गड्ढों का निर्माण जो है वो अवनालिका अपरदन के कारण ही हुआ है, गली इरोजन के कारण ही हुआ है। ऐसी भूमि कृषि योग्य बिल्कुल भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल और अन्य नदियों के अवनालिका अपरदन के कारण जो है भूमि बंजर हो गई है, ये गली इरोजन के कारण ही। सॉइल इरोजन की देखिए प्रतिक्रियाओं का अगर क्रम डिस्कस करें हम, तो सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होता है, उसके बाद में शीट इरोजन, फिर रिल इरोजन, और फिर होता है गली इरोजन। तो ये क्रम है इसका। बात करें कि मृदा को संरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो भारत में मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन को कम करने के लिए कुछ उपाय जो है वो किए जाते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना, बाढ़ को कंट्रोल करना, बांधों का निर्माण करना, पशुचारण को नियंत्रित करना, फसल जो होती है उसकी अदला बदली करके उनको उगाना, झूम कृषि को भी कंट्रोल करना। ये सभी जो है मृदा संरक्षण के कुछ उपाय हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, दलहनी फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन स्थलीकरण में भरपूर मदद करती हैं। चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर और उड़द, तो ये जो फसलें हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही हेल्प करती है, मदद करती हैं। इन फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता जो है वो भी बनी रहती है। यहाँ पर हमने बात करी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो इसको भी समझ लेते हैं, नाइट्रोजन स्थलीकरण प्रक्रिया। तो प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिक में करते हैं।
इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को जैविक रूप से सक्रिय नाइट्रोजन यौगिकों में जैसे कि अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। पौधे इस सक्रिय नाइट्रोजन को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं और इसे अपनी वृद्धि के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह मौलिक नाइट्रोजन मतलब N2 रूप में नहीं होती है। पौधे जो है वो N2 के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को ले सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस जो होती है ना, ये बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है, जैसे कि राइजोबियम। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में पाया जाता है और पौधों के लिए नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सॉइल वाला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। चलिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन किस कारण से होता है? तो सॉइल इरोजन जो होता है वो अत्यधिक वृष्टि और तेज हवाओं के कारण सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारण कौन सा है? नेचुरल जो रीजन है वो क्या है? तो वो बाढ़ और हवा है, उसकी वजह से ही सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। जो बाढ़ और तेज हवा होती है वो मिट्टी को उखाड़कर बहा ले जाती है, यही नेचुरल रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का सॉइल इरोजन का एक प्रमुख कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स, जलवायु अपरदन जो होता है, वॉल्केनिक इरोजन, वो मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण नहीं है। बाकी सारे स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, परत अपरदन या फिर रील इरोजन, गली इरोजन, ये सभी मृदा अपरदन के प्रमुख कारण होते हैं। ज्वालामुखी अपरदन, वॉल्केनिक इरोजन एक अलग प्रक्रिया होती हैं, मृदा अपरदन का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्प्लैश इरोजन किस प्रकार की वर्षा से संबंधित है? तो जब वर्षा की बूंदें मिट्टी की सतह पर गिरती है, ये सॉइल इरोजन की सबसे शुरुआती अवस्था होती है, इसी को स्प्लैश इरोजन कहा जाता है। ठीक है, जब वर्षा की बूंदें मिट्टी की सतह पर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, शीट इरोजन परत अपरदन मुख्य रूप से किस भू आकृति पर होता है? तो शीट इरोजन समतल भूमि जो होती है, फ्लैट सरफेस, वहां पर होता है। जब बारिश का पानी मिट्टी की ऊपरी परत को समान रूप से हटा देता है, ये धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी को घटा देता है, तो समतल भूमि। ए आंसर। मृदा अपरदन को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? वृक्षारोपण और वनीकरण, इनसे सॉइल इरोजन कम होता है। वृक्षारोपण और वनीकरण इसे रोकने का सबसे कारगर उपाय हैं। भारत में सबसे अधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन देखने को मिलता है। भारत में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन सा प्रयास किया गया है? तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भारत में वनों के संरक्षण और सॉइल इरोजन को रोकने की एक प्रभावी योजना है। संयुक्त वन प्रबंधन। ए आंसर। रील इरोजन, रील अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो रील इरोजन तब होती है जब मूसलाधार बारिश से छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती हैं जो मिट्टी को काटकर गड्ढे बना देती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रील इरोजन कहते हैं। मूसलाधार वर्षा, सी आंसर। गली इरोजन के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भूमि जो होती है वो बंजर हो जाती है, भूमि में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं गली इरोजन की वजह से, जिससे कृषि भूमि बंजर हो जाती है। भारत के चंबल क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है गली इरोजन। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र गली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल घाटी जो है वो गली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। सॉइल इरोजन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो सॉइल इरोजन की अगर हम शुरुआती प्रक्रिया को देखें तो स्प्लैश इरोजन से होता है शुरुआत, फिर शीट इरोजन, उसके बाद रील इरोजन और अंत में होता है गली इरोजन। तो सबसे पहले स्प्लैश, फिर शीट, फिर रील एंड फिर गली। तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फसलें महत्वपूर्ण होती हैं? तो किस तरीके की देखिए फसलें महत्वपूर्ण होती हैं? दलहनी फसलें। दलहनी फसलें पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करती हैं और मृदा की उर्वरता को बनाए रखती हैं। बी आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से अक्सर स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को टफ समझकर क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। हमको छोड़ना नहीं है, यही वो टॉपिक्स होते हैं जो आपका स्कोर बढ़ाते हैं एग्जाम में एंड आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे सिंपल तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके से फ्रेंड्स पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं जीएस के अंदर, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। मुझे पता है कि जीएस को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर खौफ होता है, डर होता है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट हम कैसे कंप्लीट करें
एग्ज़ाम में हमको कुछ भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इस जीएस को हम कंप्लीट करें, तो इन सभी का फ्रेंड्स सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है 100 आवर जीएस के कोर्स में। 100 घंटे के जीएस के इस कोर्स में हमने टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर किया है। वो इन्फॉर्मेशन जो लगातार एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को हमने कवर किया। ट्रिक के माध्यम से हमने स्टडी भी करी है, जहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको याद रखना डिफिकल्ट होता है बट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो उसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद करा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे हमने काम किया है। 3500 प्लस इस कोर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बार बार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिदम बनता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है आपको। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एंड जीएस की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।